अब जो सेकंड टॉपिक स्थिर वैद्युत की और पहले चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो है वैद्युत अक्षेत्र। वैद्युत अक्षेत्र, वैद्युत अक्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत अक्षेत्र किसको बोलते हैं? कोई भी अगर आवेश होता है तो उस आवेश का प्रभाव उसके आसपास रहता है, यानी उस आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव रहता है, और वो आकर्षण और प्रतिकर्षण कोई दूसरा आवेश ही अनुभव कर सकता है। जैसे ये धनात्मक आवेश है और यहाँ पर एक धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश यहाँ पे क्षेत्र से बाहर है, और ये छोटा सा आवेश है तो इसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं है। अब इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण अभी प्रभावी नहीं होगा क्योंकि ये इसके क्षेत्र से बाहर है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा आवेश इसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अब ये आवेश इस पे आकर्षण बल लगाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके क्षेत्र में है। तो अक्षेत्र क्या कहलाएगा? किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उसका प्रभाव रहता है और वो प्रभाव कोई दूसरा आवेश ही अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो वैद्युत अक्षेत्र में हम अगर ये पूछा जाता है कि वैद्युत अक्षेत्र किसे कहते हैं, तो आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सके कि इसका क्षेत्र है यहाँ पे, तो वो वैद्युत अक्षेत्र कहलाता है। अब जो अक्षेत्र होता है वो रेखाओं के रूप में माना गया है, और रेखाओं के लिए, रेखाएं देखने के लिए हमने एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना की है। धन परीक्षण आवेश, एक बहुत छोटा सा आवेश Q0, एक बहुत छोटा सा आवेश जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो, वो छोटा आवेश है जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र ना माना जाए। इससे हम दूसरे का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पता चलता है कि रेखाओं के रूप में वैद्युत क्षेत्र है, तो हमने मान लिया कि अगर एक धनात्मक आवेश है Q और इसका वैद्युत क्षेत्र जो इसके चारों तरफ है उसकी रेखाओं के लिए हम परीक्षण करते हैं, तो इस आवेश को क्या बोला जाता है? धन परीक्षण, धन परीक्षण आवेश। इसका मतलब ये आवेश हमेशा पॉजिटिव होगा धन, और इससे हम परीक्षण करते हैं और आवेश ये है। तो धन परीक्षण आवेश को अगर इस धनात्मक आवेश के पास रखें तो ये तो हमेशा धन होगा, धनात्मक आवेश, और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ। अगर हम इस तरफ रखते हैं इस आवेश को तो ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ऊपर की तरफ रखें तो भी ये प्रतिकर्षित। तो यहां से पता चलता है कि वैद्युत अक्षेत्र, धनात्मक आवेश का वैद्युत अक्षेत्र आवेश से बाहर की तरफ, बाहर मतलब अनंत की तरफ चला जाता है। तो बल रेखाएं, धनावेश की बल रेखाएं, धनावेश की बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, अनंत की ओर, यानी आवेश से निकलकर बाहर की ओर चली जाती हैं। ऐसे ही अगर यहां पे एक ऋणात्मक आवेश लिया जाए, जैसे हमने एक आवेश लिया है ऋणात्मक आवेश -Q, इसके वैद्युत अक्षेत्र की रेखाओं को देखने के लिए हमने इसके पास एक Q0 आवेश, छोटा सा एक आवेश होता है धन परीक्षण आवेश जिसका कोई खुद का क्षेत्र नहीं होता। तो अगर इसको हम रखते हैं तो क्योंकि ये तो प्लस होगा, ये तो हमेशा धनात्मक आवेश है, और ये नेगेटिव, तो इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे यहां से अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऋणात्मक आवेश की वैद्युत बल रेखाएं बाहर से आकर आवेश के अंदर प्रवेश करती हैं। तो दो कंडीशंस कि अगर आवेश प्लस है, अगर आवेश धनात्मक है तो रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, आवेश से अनंत की ओर, सभी संभव दिशाओं में, आवेश से अनंत की ओर। और अगर आवेश ऋणात्मक है, एक ही आवेश, एकल आवेश -Q आवेश, तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर आवेश की ओर प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं, सभी संभव दिशाओं में अनंत से आकर आवेश में प्रवेश करते हैं। तो दो कंडीशंस हैं। लेकिन अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक साथ रखा जाए, जैसे एक धनावेश और एक ऋणावेश एक साथ है, बराबर विपरीत आवेश, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक विपरीत आवेश हो, तो धनात्मक आवेश में से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं रेखाएं, क्योंकि धनात्मक आवेश से निकलकर चलती हैं और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। तो जब दोनों एक साथ होंगे तो धनात्मक आवेश में से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत अक्षेत्र रेखाओं के रूप में होता है, और ये रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। इस तरह से जितनी रेखाएं हैं सब ऋणावेश में प्रवेश करेंगी और धनावेश से निकलकर चलती हैं। तो तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है
पहली कंडीशन यह है कि एकल धनावेश की बल रेखाएं, यानी एक आवेश धनावेश रखा हुआ है, एकल धनावेश की बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हैं। एकल ऋणावेश की बल रेखाएं अनंत से आकर आवेश में प्रवेश करती हैं और विपरीत आवेशों की बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। ठीक, तो 3 कंडीशंस लिख लेना इसमें। इसके बाद वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, स्ट्रेंथ। जैसे अभी हमने पढ़ाई की, अगर कोई आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्षेत्र तो ये होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो दूरी के साथ कम होता जाता है। जैसे अगर यहां पे हम 2 बिंदु मान ले, बिंदु A और बिंदु B, तो वैद्युत क्षेत्र, दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर हैं, लेकिन बिंदु A पर तीव्रता ज्यादा होगी, प्रभाव ज्यादा होगा, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव या तीव्रता ज्यादा होगी, जबकि बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। कारण ये आवेश के पास है तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा और वहां पे कम हो जाएगा। लेकिन इसको अंकिक रूप से कैसे मापा जाए, उसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास जो एक धन परीक्षण आवेश होता है Q0, अगर हम उसको इस बिंदु पर रखते हैं, यह Q0, और इस आवेश ने, इसको स्रोत आवेश बोलते हैं, इस आवेश ने Q0 पर बल लगाया है 10 न्यूटन। वहीं जब इस बिंदु पर रखा गया Q0 को, तो इसने इस पर बल लगाया है 7 न्यूटन। ठीक, तो जिस बिंदु पर ज्यादा बल लगेगा, यह आवेश धन परीक्षण आवेश पर जिस बिंदु पर ज्यादा बल लगाता है वहीं तीव्रता ज्यादा मानी जाती है। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि Q0 आवेश पर जितना ज्यादा बल लगेगा वही तीव्रता ज्यादा होगी, वहीं उसी बिंदु पर तीव्रता ज्यादा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र के, अगर हम ये लिखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर जितना बल कार्य करता है उतनी तीव्रता मानी जाती है। ठीक, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या लिखा जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद विमीय सूत्र बनाते हैं। तो विमीय सूत्र न्यूटन mL/T⁻² और कूलाम का विमीय सूत्र AT। तो mL/T⁻² ऊपर है और 1 पावर माइनस की ये हो जाएगी तो -3, और A की पावर 1 है, ये ऊपर जाकर -1। तो मात्रक और विमीय सूत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कैसी है, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला F/Q0, मात्रक न्यूटन पर कूलाम और ये विमीय सूत्र। ये राशि कैसी है, अदिश या सदिश। तो देखो हमने परिभाषा में क्या लिखा है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, किसको बोला जाता है तीव्रता, बल को। तो बल को तीव्रता कहते हैं। तो बल सदिश राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल ही है, बस कौन सा बल है, जो एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करेगा। तो बल को ही तीव्रता कहते हैं बेसिकली। तो यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। तो यहां से फॉर्मूला याद रखना, E = F/Q0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए अभी तो हमारे पास क्या है कि किसी भी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश रखते हैं और उस पर बल देखते हैं, तो जितना बल लगता है उतनी तीव्रता। अब एक दूसरा फॉर्मूला हम बना सकते हैं इससे, जैसे कोई बिंदु आवेश अगर हमारे पास है, बिंदु आवेश हमारे पास है और हम उससे कुछ दूरी पर तीव्रता देखना चाहते हैं। मान लिया हमने कि एक बिंदु आवेश है Q और इससे R दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैसे हमने अभी जो तरीका पढ़ा है वो क्या था कि इस बिंदु पर Q0 आवेश रखते हैं, धन परीक्षण आवेश, उस पर जितना बल लगेगा वही तीव्रता होगी। तो इसका एक अलग फॉर्मूला बनाते हैं जिससे Q0 की जरूरत ना पड़े फिर। तो उसके लिए हेडिंग है इसमें, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कंडीशन क्या है? एक आवेश है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश मतलब एक बिंदु पर रखा हुआ आवेश, और इससे r दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है जहां पे तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे हमने मान लिया कि बिंदु आवेश तो रखा है a बिंदु पर ये, और तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु b पर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? यहां पे हम रखेंगे एक छोटा सा धन परीक्षण आवेश Q नोट, और ये देखते हैं इस पे कितना बल लगता है। जितना बल लगेगा वही तीव्रता को बताएगा। तो Q आवेश और ये Q नोट आवेश है। तो हमने मान लिया इसमें अपनी तरफ से कि ये एक धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक एक आवेश है हमारे पास, और उससे r दूरी पर बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश स्थित है। तो Q आवेश द्वारा इस पर जो बल लगेगा, ठीक, अगर दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण होगा, एक ये ऋणात्मक है तो आकर्षण होगा, लेकिन जो बल लगेगा कूलाम के नियम से Q आवेश द्वारा Q नोड आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो इसको किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। और कूलाम का नियम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q आवेश द्वारा इस आवेश पर जो बल लगाया जाएगा कूलाम के नियम से, तो बल कितना होगा? वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q1 की जगह पे Q और दूसरा आवेश Q2 की जगह पे Q नोट और अपॉन r²। इतना बल कार्य करता है। तो Q द्वारा Q नोट पर लगाया गया बल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन r²। इतना बल लगता है कूलाम के नियम से। अब तीव्रता अगर ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो फॉर्मूला पढ़ा है F/Q नोट है, और F कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान इसका F की जगह पे रख दिया हमने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नोट अपॉन r²। ये F का मान है और अपॉन में Q नोट, तो Q नोट से Q नोट कट जाएगा और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r²। तो ये तीव्रता का एक दूसरा फॉर्मूला है। इससे हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक आवेश है और हमें दूरी पता है कि इतनी दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो तीव्रता ज्ञात हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये बिंदु आवेश के कारण, और ये याद रखना कि बिंदु आवेश के कारण ही ये फॉर्मूला लगेगा जब आवेश एक बिंदु पर स्थित होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें सतत आवेश वितरण, यानी आवेश का वितरण। ये फॉर्मूला सतत आवेश, इसके बिंदु आवेश के लिए है, लेकिन अगर सतत आवेश वितरण, आवेश फैला हुआ होता है, जैसे अभी हेडिंग लिखना इसमें सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसकी सतहों पर, बाहरी सतहों पर बराबर रूप से फैल जाता है। जैसे अगर इस वस्तु को हमने आवेश दिया है तो वो आवेश इस वस्तु की सतह पर, अगर ये कंडक्टिंग है, अगर ये चालक है, तो बराबर रूप से बाहरी सतहों पर फैल जाता है। चालक के अंदर आवेश नहीं होता, उसकी बाहरी सतहों पर आवेश होता है। तो आवेश का समान रूप से वितरित हो जाना, फैल जाना, सतत आवेश वितरण कहलाता है। किसी वस्तु के पृष्ठ पर जो आवेश दिया जाता है, जैसे किसी वस्तु को दिया गया आवेश, किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी पृष्ठ पर, उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार से। अगर हम किसी ऐसी वस्तु को आवेश दें, जैसे तार, एक तार है, वायर है एक, अगर हम इसको आवेश देते हैं
तो जो आवेश फैलता है वो एक रेखा में फैलता है, एक लंबाई के अनुदिश, एक रेखा के अनुदिश। हाँ, ये ऐसा भी हो सकती है कि ये वक्र आकार में हो, वक्र घुमावदार, लेकिन एक लंबाई के अनुदिश आवेश को, लंबाई के अनुदिश आवेश फैला हुआ है। तो ऐसे आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण बोला जाएगा। रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। रेखीय आवेश वितरण किसको बोलते हैं? जब आवेश एक रेखा में फैला होता है, एक रेखा के अनुदिश या एक वक्र के अनुदिश। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण रेखा या वक्र के अनुदिश फैले हुए आवेश को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब रेखीय आवेश वितरण तो दोनों हो सकते हैं इसमें, जैसे ये भी रेखीय आवेश वितरण है और ये भी रेखीय, लेकिन इनमें अंतर है, घनत्व का अंतर है। इसमें वितरण ज्यादा है और इसमें वितरण कम है। इसमें कम आवेश है और इसमें ज्यादा, इतनी ही लंबाई में। तो इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। वितरण का मतलब बंटना है, फैलना होता है, लेकिन घनत्व से मतलब होता है कि आवेश का वितरण ज्यादा हुआ है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। इससे हमें पता चलता है कि कितनी लंबाई में कितना आवेश भरा हुआ है। ठीक, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण क्या है कि जब रेखा के अनुदिश फैलता है, और घनत्व क्या होता है? घनत्व से मतलब है कि कितनी लंबाई में कितना आवेश भरा हुआ है, एकांक लंबाई में कितना आवेश भरा हुआ है, तो वो घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर, और विमीय सूत्र ये तो मात्रक है, और विमीय सूत्र कूलाम AT और मीटर का विमीय सूत्र होता है L। तो ये हो गया L-1 AT। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण कि जब रेखा के अनुदिश फैला हो, वक्र भी हो सकता है। और फिर रेखीय आवेश घनत्व किसको बोलेंगे कि कितनी लंबाई में, ये फॉर्मूला है इसका, कितनी लंबाई में कितना आवेश भरा हुआ है। तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला है Q/L। बिल्कुल ऐसे ही अगर आवेश एक रेखा में न होकर किसी पृष्ठ के अनुदिश हो, यहां पे तो रेखा की लंबाई है, अब हमारे पास कोई पृष्ठ है, पृष्ठ जैसे जिसका क्षेत्रफल होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई, मान लिया ऐसे एक पृष्ठ है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको हमने आवेश दिया है, तो इस पे जो आवेश फैलता है वो बराबर रूप से इसके इस पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो आवेश अगर किसी पृष्ठ को दिया जाए तो पृष्ठ पर फैला होता है, तो उसको बोलते हैं नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कब बोला जाएगा? जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के ऊपर समान रूप से होता है, तो वो कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक, अब अगर हम देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व कम या ज्यादा कितना है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। जैसे उसमें था Q/L क्योंकि तार की लंबाई होती है, ऐसे ही यहां पे पृष्ठ है और पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक होगा कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और विमीय सूत्र इसका होगा, कूलाम का AT होता है और मीटर का L2, तो L की पावर -2 और AT, ये इसका विमीय सूत्र है। तो जब रेखा के अनुदिश हो तो रेखीय आवेश वितरण घनत्व का फॉर्मूला था, और पृष्ठ पर हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण और इसके घनत्व का फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखना है, गॉस की प्रमेय में इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद तीसरा, 3 प्रकार से हो सकता है आवेश का वितरण, और अब है आयतन आवेश वितरण। आयतन, तो अगर हम किसी ऐसी वस्तु को आवेश देते हैं जिसका आयतन होता है 3 डायमेंशनल, जैसे गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, तो या किसी क्यूब को देते हैं, इस तरह कोई क्यूब है जिसमें आयतन ज्ञात किया जा सकता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ, जिसका भी आयतन होता है, ऐसी वस्तु को अगर हम आवेश देते हैं और उस पर बराबर रूप से आवेश फैल जाता है, तो इसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। ठीक,
तो जब आवेश का वितरण एक रेखा में होता है तो रेखीयावेश वितरण, किसी पृष्ठ पे हो तो पृष्ठीयावेश वितरण, और किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश फैला होता है तो उसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। और ऐसे ही हम आयतन आवेश घनत्व देखेंगे इसका। तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q अपॉन V। V आयतन वॉल्यूम, तो वही है इसमें कि पहले L था, फिर क्षेत्रफल है और फिर इसमें आयतन है, तो फॉर्मूला है Q अपॉन V। अब इसका मात्रक आवेश का कूलाम होता है, आयतन का मीटर क्यूब, मीटर की पावर 3। विमीय सूत्र इसका कूलाम का AT होता है और मीटर का मीटर क्यूब L की पावर 3, तो ये हो जाएगा L की पावर -3 AT विमीय सूत्र। तो 3 तरह के वितरण, ये सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से वितरण हो सकता है रेखा में समान रूप से। पहले रेखीयावेश वितरण, पृष्ठीयावेश वितरण और आयतनावेश वितरण, और घनत्व के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हेडिंग लिखते हैं, वो जो हमने वैद्युत अक्षेत्र पढ़ा था उसमें जो वैद्युत बल रेखाएं थी उनके कुछ गुण होते हैं। तो कुछ खास गुण, 4-5 गुण हैं, उनके बारे में समझना है। जैसे इसमें लिखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये तो हमें पता है कि धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है, ये भी एक गुण है। ठीक है, तो अगर हम पहला गुण इसे लिखना चाहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर, वेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं, ये भी एक गुण है, पहला गुण। दूसरा गुण देखना, जैसे अगर वैद्युत बल रेखा बिल्कुल इस तरह से सीधी वैद्युत बल रेखा, तो इसकी दिशा हमें पता है कि इसकी दिशा इस तरफ है, या ऊपर की तरफ दिशा है, या इस तरह से है दिशा। लेकिन अगर यही वैद्युत बल रेखा थोड़ी वक्र आकार में हो, घुमावदार, जैसे ये वैद्युत बल रेखा ऐसे है, अब इसकी दिशा देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी दिशा एक निश्चित दिशा नहीं है कि इस तरफ है या इस तरफ है, इसमें बिंदु, जिस भी बिंदु पर हम दिशा देखना चाहते हैं, जैसे इस बिंदु पर दिशा देखना चाहते हैं तो यहां एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो जो स्पर्श रेखा होगी वो इसकी दिशा बताएगी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है, वो इसकी दिशा इस तरफ बताती है। अगर हम इस बिंदु पर देखना चाहते हैं तो इसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, आगे की भी अगर हम यहाँ पे दिशा देखना चाहते हैं तो दिशा इस तरफ। तो वक्र आकार की वैद्युत बल रेखा की दिशा बिंदु के हिसाब से देखी जाती है। जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे वहीं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा गुण वैद्युत बल रेखा का, कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। उस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो बताएगी कि यहां पे वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है, यहां पे वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है। तो किसी बिंदु पर या वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, ये लिख लेना इसमें। अब इसके बाद तीसरा गुण ये है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। जैसे हमने मान लिया कि एक चालक पदार्थ, एक चालक का एक टुकड़ा है। अब चालक में धनावेश ऋणावेश से सब कुछ बना है। धनावेश भी बराबर होता है और ऋणावेश, परमाणु धनावेश ऋणावेश होता है बराबर परमाणु के अंदर। तो इसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं चालकों के अंदर, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो गति कर सकते हैं। अगर हम इसके आसपास एक धनावेश रख दें तो अब ये धनावेश इस ऋणावेश को, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जैसे ये अपनी ओर आकर्षित करता है तब पूरा संपूर्ण जो ऋणावेश इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इस सिरे पर एक ऋणावेश आ जाता है, माइनस आवेश, एक ऋणावेश आ जाता है इस सिरे पर। और इस सिरे चालक का ऋणावेश इस तरफ आकर्षित हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेश की कमी के कारण यह सिरा धनावेशित हो जाता है।
अब जो इसकी वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैद्युत बल रेखाएं तो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं ऐसे, तो इसकी जो बल रेखाएं होंगी वो धनावेश से निकलकर और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी ऐसे। तो वैद्युत बल रेखाएं जब यहां ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो ये दूसरा गुण है इसका। तीसरा गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। कारण क्या है? क्योंकि चालक का ऋणावेश धनावेश के आकर्षण के कारण उसी सतह पर आ जाता है धनावेश की ओर, और फिर बल रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद चौथा गुण है इसका कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चौथा गुण। कारण इसका क्या है? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो इसका कारण होता है कि अगर हम मान लें कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनका जो कटान बिंदु है यहां पर हम दो स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। इस वैद्युत बल रेखा के अनुसार तो इसकी दिशा इस तरफ दिखाई गई और इस वैद्युत बल रेखा के अनुदिश के अनुसार इस तरफ दिखाएगा। तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाएगा, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती, इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ठीक, अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो जो कटान बिंदु होगा वहां पे दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींचेंगी जो दो दिशाओं को बताएंगी, और एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। तो चौथा गुण इसमें क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नहीं काटती, एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जा सकती। पांचवा गुण है इसमें कि दो वैद्युत बल रेखा, कोई भी वैद्युत बल रेखा किसी चालक की सतह से निकलकर चले या उससे टकराए 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास एक चालक टुकड़ा है ये, और इसके पास धनावेश स्थित है, धनावेश, तो इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं, पहले तो जो हमने अभी पढ़ा है इसमें कि पूरा ऋणावेश इसका इस तरफ आकर्षित हो जाएगा धनावेश की ओर, तो वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो चालक की सतह पर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती हैं। 90 डिग्री, ऐसी ये वैद्युत बल रेखा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी एक गुण है इसका ऐसे। तो पांचवा गुण क्या है इसका कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक की सतह से सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। हर एक गुण के ऊपर एक अलग क्वेश्चन बनता है। अभी सिर्फ हमें गुण देखने हैं कौन कौन से हैं। तो ये क्या हुआ कि चालक की सतह से बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। किसी चालक की सतह पर बल रेखाएं सदैव कितने कोण पर होती हैं? किसी चालक की सतह पर बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं, 90 डिग्री पर लंबवत होती हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं इसमें। जैसे कोई भी बल रेखा होती है वो अपने ही अंदर सिकुड़ने की कोशिश करती है। जैसे एक बल रेखा है ये, तो ये कोशिश करती है कि इसकी लंबाई कम से कम हो। और एक गुण यह है इसमें कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करती हैं, यानी अपने ही अंदर तो सिकुड़ने की, लंबाई कम से कम करने की कोशिश करती हैं और एक दूसरी रेखाओं को दूर करने की कोशिश करती हैं, जैसे प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, लेकिन ये मेन इसमें 5 गुण हैं, तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे हम लास्ट में। तो अभी इसमें इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। और नेक्स्ट होगा जो उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वैद्युत द्विध्रुव, और जो फर्स्ट चैप्टर के मेन टॉपिक हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति निरक्षय स्थिति, उसके बारे में।